फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का मुकेश सर के चैनल पे। तो पहले मैं ये सेशन शुरू करने से पहले एक दो बातें आपको बता दूँ। पहली तो कि पिछले 2-3 दिनों में मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं इसी चैनल पे। एक तो था वुमेन मिलिट्री पुलिस जिसकी लगभग 100 वैकेंसीज है। फिलहाल ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आप यानी जो गर्ल्स है 10th पास वो ये फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरना है यानी रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड रैली है। जो भी रजिस्ट्रेशन करेगा उसी को एडमिट कार्ड मिलेगा और पूना में जो रैली होगी तो उसमें पार्टिसिपेशन भी करते आएगा। अदरवाइज दैट पर्टिकुलर गर्ल इफ शी हैजंट रजिस्टर्ड शी वोंट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द रैली। दूसरा वीडियो मैंने ये बनवाया था एसएसआर और आर्टिफिशियर अप्रेंटिस जो कि नॉन कमीशन पोस्ट है इंडियन नेवी की। अभी मुझे काफ़ी बच्चों ने फ़ोन किए, मैसेज डाले, या तो कुछ बच्चों को ऐसे भी लगा कि ये वैकेंसीज है ही नहीं। देखो, पहले बात तो ये बता दूं कि भाई ये वैकेंसीज हर साल निकलती रहती है, हर साल निकलेगी और लगभग 1000 के ऊपर वैकेंसी होती है हर साल, ठीक है। अब इस साल पेंडेमिक की वजह से उनका जो शेड्यूल था वो लगभग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो मैंने जो वीडियो बताया उसमें आपको बेसिक चीज़ें बता दी कि भाई क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेबस क्या होगा, एज क्राइटेरिया क्या है, साथ ही में सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, फिर फिजिकल टेस्ट होगा या तो टेस्ट के जो लेवल है वो भी बता दिया और कई बातें उसके बारे में बताई। अब आपका काम क्या था कि जो वेबसाइट है इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट, या तो लैपटॉप यूज़ करके या तो डेस्कटॉप यूज़ करके या तो साइबर कैफ़े पर विजिट करके आप www.joinindiannavy.gov.in पे पहले जाके उसको ओपन करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। यानी वहाँ पे जाके अगर रजिस्ट्रेशन है आपका तो रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अभी और एक बात जान लो, चाहे आप इंडियन नेवी को अप्लाई करो, इंडियन आर्मी को अप्लाई करो या तो फिर इंडियन एयरफोर्स को अप्लाई करो, जब आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको उसके पहले, मान लो आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम यू नीड टू रजिस्टर योर सेल्फ, है ना। रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शंस आएंगे, रजिस्टर विथ आधार और विदाउट आधार। तो देखिए, आप अगर आधार से रजिस्टर करते हो ना तो जो वर्चुअल आईडी है वो होना चाहिए और आधार को जो मोबाइल नंबर आपका लिंक है वो भी लिंक होना चाहिए। शायद से आपको डोमिसाइल भी लगे और कुछ बाकी प्रूफ्स भी लगे। तो रजिस्ट्रेशन आप करवाए, आधार से नहीं करवाना चाहते हो तो बाकी विदाउट आधार आप क्लिक करोगे तो डॉक्यूमेंट जो चाहिए आईडी प्रूफ वो उनकी लिस्ट आप सामने आएगी, एक यूज़ करके आप रजिस्ट्रेशन ख़त्म करो। रजिस्ट्रेशन जैसे ही करो तो आपका बन जाएगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड। तो इसे हमेशा प्रिजर्व करो, क्योंकि एक बार रजिस्टर होने के बाद आप फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते उसी डॉक्यूमेंट के साथ। मान लो आधार से एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, अगली बार अगर आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड भूल जाते हो तो वो रजिस्ट्रेशन करने देगा नहीं, बोलेगा ये तो पहले ही रजिस्टर है। तो ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड कहीं लिख के रखो या तो इसे याद रखो। ये होने के बाद फिर से आप लॉगिन करो, लॉग आउट करके। लॉग आउट करने के बाद वो पासवर्ड आप चेंज कर लो और फिर उसको जब आपको पूरी पिक्चर सामने आएगी तब जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे, शायद मोबाइल पे ट्राई कर रहे होंगे या तो रजिस्ट्रेशन में कुछ परेशानियां आती होगी, जैसे कि डोमिसाइल नहीं होगा या तो फिर मोबाइल नंबर जो है वो आधार से लिंक नहीं होगा, ये भी हो सकता है। तो मैं बच्चों सबसे कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा प्लान करके, ज़्यादा एक्साइट भी नहीं होना है, ठीक है ना, क्योंकि ये एग्ज़ाम तो हर साल होने वाली है, हर साल होगी और एज की क्राइटेरिया आपको पता है, सब चीज़ें आपको पता है।
तो पहले बात तो ये बनती है कि आप इसकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपना रूटीन बनाए, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करें, ना कि शॉर्टकट ढूंढे, सभी बातें दूसरे से पूछे। नोटिफिकेशन आप पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, प्रिंट करा लो और उसमें आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि देखो, मैं हो सकता हूँ कि 2-3 घंटे का सेशन बनाऊँ, तो आप थोड़ी ना देखेंगे, ना ही मैं बना पाऊंगा। तो आपको बहुत सारी बातें, क्योंकि देखो जब भी आप डिफेंस या तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी जॉब को अप्लाई करेंगे तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत है। तो ये हर पोस्ट के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने पड़ेंगे। मान लो पहले है जैसे डोमिसाइल, नेशनलिटी, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, नहीं फिर कुछ बाकी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी हो सकता है, जो कि आपको लोकल पुलिस स्टेशन जिसमें आपका रेसिडेंस जिस पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में आता है, तो वहाँ पे अप्लाई करके आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसी के साथ में अनमैरिड स्टेटस का सर्टिफिकेट, ये कुछ छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स के बंच आपको रेडी रखने पड़ेंगे। ये आप ये नहीं कि भाई गए और अप्लाई कर दिए। तो ये इसी इंडियन नेवी के ही पास नहीं है, चाहे आप इंडियन एयरफोर्स में चले जाओ, चाहे इंडियन आर्मी, चाहे कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स। जैसे मैंने तीसरा वीडियो बनाया था इंडियन कोस्ट गार्ड का, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। वैकेंसीज शायद आपको पता होगी, पहली थी नाविक की, जो थी डीबी 10th पास बच्चों के लिए, जो 10th पास कर चुके हैं उनके लिए, और वो है डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच। दूसरी वैकेंसी थी नाविक की ही, पर जीडी, जो 12th पास कर चुके हैं। और तीसरी थी यांत्रिक की, और यांत्रिक की सिर्फ जो डिप्लोमा होल्डर्स है उन बच्चों के लिए है, वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर मेल कैंडिडेट्स ही है, उसमें गर्ल्स नहीं है। तो ये तीसरा वीडियो मैंने अपलोड किया था। 2 तारीख को, 2 जुलाई से आगे आप अप्लाई कर पाओगे। 2 जुलाई के पहले अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड की साइट को विजिट करेंगे और फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे तो आप भर नहीं पाओगे। मेरा कहना है कि भाई आप वीडियो देखो, वीडियो ठीक से देखो, और कुछ कोशिश आपको भी करनी है। मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है कि काफ़ी ट्रैवलिंग होता है मेरा डेली, तो आपका फ़ोन में रिसीव ना कर पाओ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रात को 12-1 बजे तक आपके जो क्वेश्चन हैं उनको मैं रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 दिन मैंने किया, इसके पहले मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाए हैं, तो ये पहली बार बना रहा हूँ। और जितने भी बच्चों की क्वेरीज आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके फ़ोन रिसीव करूँ, उनके क्वेश्चंस आंसर करूँ। पर मेरा क्या कहना है बच्चों, जब तक आप खुद कोशिश नहीं करते, आप कुछ बातें आप खुद नहीं पता लगाते, तो ये कुछ फ़ायदे का तो है नहीं। क्योंकि एग्ज़ाम ये छोटी मोटी है नहीं, ऑल इंडिया के बच्चे बैठेंगे। एसएसआर और आईटी फाइसर में कोटा सिस्टम है स्टेट वाइज, तो महाराष्ट्र का कोटा थोड़ा सा हो सकता है मेरिट नीचे हो। पर इसमें सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि 9 से 12 तक का सिलेबस आपको ठीक तरह से कर लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कर लेना चाहिए। साथ में जो भी सब्जेक्ट्स है, फिजिकल फिटनेस है, उसकी तैयारी आप शुरू कर दो, क्योंकि वैकेंसीज तो साल भर में निकलते रहेंगे। और मैं आपको बोलता हूँ कि इतनी वैकेंसीज होती है कि मैं डेली एक वीडियो डालूंगा, इससे आप पता लगा लो वैकेंसीज कितनी होगी। ठीक है, तो चौथा वीडियो मैंने डाला था ऑल अबाउट एनडीए। ओके, एनडीए के बारे में मैंने बोला था कि भाई एनडीए की एग्ज़ाम क्या होती है, कौन कंडक्ट करता है, साल में कितनी बार होती है, उसके नोटिफिकेशंस कब आते हैं, फीस कितनी होती है, सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, उसमें मार्क्स कितने होते हैं, टाइम कितना होता है, सेंटर कैसे है, नेगेटिव मार्किंग कैसी है, प्रिपरेशन कैसे करें, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो ये काफ़ी यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बराबर की एग्ज़ाम है। तो ये कोई छोटी बात तो है नहीं बच्चों, चाहे वो 10वीं बेस पे हो, चाहे वो 12th बेस पे हो। इंडियन डिफेंस की या तो इंडियन पैरामिलिट्री के कोई भी एग्ज़ाम्स ईजी नहीं है। तो मुझे ये चाहिए कि आप प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपके इंटेलिजेंस के हिसाब से, आपकी तैयारी के हिसाब से आप कहीं ना कहीं जॉब करना शुरू कर दे, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। और ये मेरी कोशिश है, ये चीज़ें आप तक पहुँचे। काफ़ी बच्चों को पता नहीं कि ये अब आज जो मैं सेशन ले रहा हूँ ना, ये लगभग नॉर्थ इंडिया हम अगर जाएंगे तो बहुत सारे बच्चों को पता है, लड़कियों को पता है कि एफकेट है क्या। तो इस पे मैं आज एफकेट पे वीडियो बना रहा हूँ, और ये खास करके
जो ग्रेजुएट है, या तो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स है, तो कोई भी फील्ड में जिन्होंने 3 ईयर डिग्री कोर्स किया है रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, उसके अलावा अगर किसी ने 4 इयर्स इंजीनियरिंग का कोर्स किया है तो उन बच्चों के लिए है। मतलब क्या बन रहा है कि दोज आर ग्रेजुएट्स मे बी 3 ईयर डिग्री कोर्स, मे बी 4 ईयर डिग्री कोर्स, दिस वैकेंसीज आर फॉर देम। हर साल एग्जाम होती है, काफ़ी अच्छी एग्जाम है, और इस एग्जाम के माध्यम से आप पायलट बन सकते हो। अभी आपने फिलहाल ही आपने सुना होगा कि माविया सुदान, जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, माविया सुदान लड़की है, मुझे एग्जैक्ट तो उम्र नहीं पता, पर शी इज द यंगेस्ट, शी हैज बिकम द यंगेस्ट पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, फाइटर पायलट। ओके, तो एंड इट इज वेरी क्लियर दैट शी वेंट इनटू, मे बी शी गॉट सिलेक्टेड थ्रू एफकैट ओनली। ठीक है, तो लड़कियां और लड़के दोनों भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, शर्त है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। मुझे पता है कि मैक्सिमम बच्चे इस चैनल पे जो है वो 12th वाले हैं, 11th वाले हैं, या तो 10th वाले हैं, पर मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके अगर भाई बहन या तो दोस्त या तो फिर रिलेटिव्स या तो आजू बाजू वाले के नेबर्स होंगे जो कि ग्रेजुएट कर चुके हैं, तो उनको इस बारे में ज़रूर बताना, ताकि वो अब शुरू करे तो इस साल या तो अगले साल या तो उसके अगले साल, जब तक उनकी उम्र है तब तक वो एग्ज़ाम देके हो सकता है सेटल हो जाए, क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो मैं फिर से कहूँगा बच्चों को कि जो इनकन्वीनियंस हुआ आपको SSR और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के बारे में, तो वो आप खुद दूर कर सकते हो जाके। और मेरा कहना क्या है कि जितने भी ये पैरामिलिट्री और इंडियन डिफेंस के जैसे अभी ये बात आ गई क्या कि इंडियन कोस्ट गार्ड को मैंने बोला कि 2 तारीख से आप अप्लाई करो, तो 2 तारीख से अप्लाई तो करना पड़ेगा। तो 2 तारीख को अप्लाई करने के पहले पहली चीज आपको क्या करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन। बिना रजिस्ट्रेशन के आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। चाहे हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद असम राइफल्स की ऐड आ जाए, ITBP की आ जाए, CISF की आ जाए, सशस्त्र बल की आ जाए, हर जगह पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लॉगिन आईडी मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, और आगे जाके कोई भी पोस्ट उस वेबसाइट पे निकलती है। जैसे मान लो इंडियन नेवी पे आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, और इंडियन नेवी के तो बहुत सारी जगह निकलती है, 10वीं के बेस पे सेलर की निकलती है, ट्रेड्समैन, फिर म्यूजिशियन की निकलती है जिसमें रिटर्न एग्जाम ही नहीं होता, फिर SSR निकलती है, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस निकलती है। तो ये जो नॉन कमीशन जो पोस्ट है इंडियन नेवी की, ये निकलती रहेगी, आती रहेगी, आप दे पाओगे, पर आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। आगे फिर जब भी आप फॉर्म भरोगे तो आपका तो डेटा उनके पास है ना, तो शायद आपका उम्र अगर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो वो ओपन होगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा। वो बता देगा कि यू आर एज बार और यू आर अंडर एज। ठीक है, तो कोशिश करूंगा सबके आंसर मैं दूं, लेकिन मेरी ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है डेली, हो सकता है मैं फ़ोन रिसीव ना कर पाऊँ, और दिन भर में मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ, एकेडमी रन करता हूँ, तो और इसलिए हो सकता है कि कुछ बच्चों को मैं जवाब ना दे पाऊँ। फिर भी कोशिश करूंगा कि हर एक बच्चे को मैं अटेंड करूं, उसकी क्वेरी को रिस्पॉन्ड करूं, और इसके बावजूद अगर मैं किसी का फ़ोन रिसीव नहीं कर पाता, मैसेज नहीं कर पाता, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट माई ऑनेस्ट एफर्ट इज टू हेल्प यू आउट, एंड दैट इज द रीज़न आई वॉन्ट टू सेंड दिस फॉर यू। ये इसकी जानकारी आप रखें, इसकी तैयारी करें और अच्छी सी नौकरी करें। चलो, तो हम शुरू करेंगे ये सेशन आज का। जैसे कि मैंने बोला कि जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनके लिए है, चाहे वो कौन से भी फील्ड से रहे। ठीक है, तो है क्या, ये मैंने लिखा है कि जॉइन इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, जॉइन इंडियन एयरफोर्स दुनिया का एक बेहतरीन एयरफोर्स इंडियन डिफेंस का है, और काफ़ी रिस्पेक्ट वाला ये प्रोफेशन है, जॉब है, एडवेंचरस है ना। और इंडियन एयरफोर्स जो है, जो कि जाना माना है दुनिया में, तो उसमें अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हो, उसका पार्ट बनना चाहते हो, तो ये एक एंट्री है। NDA तो है ही, आपको पता है, NDA थ्रू भी आप पायलट बन सकते हो। और आपको एक XY के बारे में भी आपने सुना होगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल एयरमैन XY एग्जाम है एयरफोर्स की, जो कि SSR और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के बराबर है। एयरमैन अगर आपको बनना है तो 12th के बाद में आप ये दोनों एग्जाम दे सकते हो, X और Y।
ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम आप दे सकते हो, वो भी एयरफोर्स ही ले जाएगा आपको, ये भी एयरफोर्स ही ले जाएगा, लेकिन ये ग्रेजुएट के बाद लेके जाएगा। ये कब लेके जाएगा? ग्रेजुएट के बाद में। तो एफकैट का फुल फॉर्म क्या होता है? ए फॉर एयर, एफ फॉर फोर्स, सी फॉर कॉमन, ए फॉर एडमिशन, टी फॉर टेस्ट। तो फुल फॉर्म ये हो गया एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, एफकैट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ओके, तो फिलहाल इसकी जो वैकेंसीज है ना वो निकल चुकी है। थोड़ा वीडियो में देर से ला रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि काफ़ी बच्चे अनजान है तो उनको बता दूँ, तो मैंने कल परसों ये एफर्ट शुरू किया है ताकि आप लोगों को पता चले। बाकी जो करना है तो आप ही को करना है। तो ये नोटिफिकेशन निकला काफ़ी पहले है, 1 जून से लेके 30 जून, यानी आज भी हमारे पास करीबन 7 दिन है ना। तो अभी इसको भी आप क्या करेंगे, ये जब आप अप्लाई करने जाओगे तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। और एक वेबसाइट है पर इस पर भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो 30 जून के पहले जिन भी बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, he should visit this website, register himself herself and fill the form 30 तारीख के पहले, ठीक है। नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा या तो नोटिफिकेशन में आपको भेज दूंगा, ठीक है। एग्जाम मोड जो है ना वो ऑनलाइन है, एग्जाम मोड ऑनलाइन है। ऑनलाइन यानी सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और डेट से 28, 29 और 30 अगस्त 2021, ठीक है। जानकारी तो पूरी आपको मिल जाएगी। मैंने पहले ही बोला कि टाइम कम रहता है, जगह कम रहती है, तो हो सकता है कि कुछ बातें मैं लिख ना पाऊँ इधर, पर आपको जब मैंने बता दिया कि भाई ये रास्ता है तो आप उसमें चल के ढूंढ लो चीज़ें। कुछ तो आपको ढूंढना पड़ेगा। वेबसाइट जो है www.careerindianairforce.cdac.in। तो इस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद अप्लाई करो। चलो, तो हम ये जान लेंगे कि भाई जो एग्जाम हो रही है, ऑनलाइन टेस्ट जो होने वाली है 28, 29 और 30, ओके, इट इज ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? सो द फर्स्ट एग्जाम विच इज एफकैट एंट्री, एफकैट एंट्री इट इज ऑफ 300 मार्क्स और 100 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 100। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जैसे कि अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 मार्क नेगेटिव में जाएगा, कट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर अनअटेम्प्टेड रखते हो तो नहीं होगा। 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे हैं और 100 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन को 3 मार्क, एक गलत करोगे 1 मार्क माइनस। टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो है उसमें आपको 45 मिनट्स है, 50 क्वेश्चन से और 150 मार्क्स है। 50 क्वेश्चंस को 150, फिर से वही आ गया 3 मार्क एक क्वेश्चन को। टाइम काफ़ी कम है, सिर्फ 45 मिनट है। और इसी में भी अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 मार्क इज नेगेटिव, माइनस। रिटर्न अगर आप क्वालिफाई करते हो, मेरिट में अगर आप कट ऑफ में अगर आ जाते हो तो कुछ सेंटर्स है, देहरादून, गांधीनगर, मैसूर, इन एसएसबी सेंटर पे आपको जाना पड़ेगा ये दूसरी एग्जाम देने के लिए। मैंने ये प्लस रिटर्न और एसएसबी प्लस लिखा है। जैसे जैसे एनडीए का एसएसबी होता है तो इनका होता है एएफएसबी, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। क्या है ये? एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। तो ये तो इंटेलिजेंस टेस्ट है, पर्सनैलिटी की टेस्ट है, जो कि करीबन 5 दिन चलेगी। पहली होगी स्क्रीनिंग और इसमें एक खास एग्जाम भी होगी क्योंकि ये पायलट वाला है, ठीक है, जिसे बैटरी एप्टीट्यूड टेस्ट बोलेंगे, पायलट, वो भी होगी, ठीक है। तो इसका ये 2 एग्जाम स्टेजेस, पहला स्टेज रिटर्न, दूसरा स्टेज इंटरव्यू। इंटरव्यू को क्या बोला गया है? ए फॉर एयर, एफ फॉर फोर्स, एस फॉर सिलेक्शन, बी फॉर बोर्ड। 4-5 सेंटर है, वाराणसी, मैसूरू, गांधीनगर, देहरादून। किसी भी एक सेंटर पे आपको जाना पड़ेगा अगर आप रिटर्न क्लियर करते हो तो, और जाके इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और इंटरव्यू दे के फिर जब मेडिकल होगा तो फाइनल लिस्ट बनेगी। चले आगे। तो चलो, पोस्ट कौन से है और कौन कौन क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। पहले तो मैं इसका मतलब बता दूं, पीसी यानी परमानेंट कमीशन, यानी जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते तब आप इसमें सर्व कर सकते हो। और एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन, इसमें कम से कम 14 साल,
14 साल आपको सर्व करना पड़ेगा। 14 साल के पहले आप नहीं निकल सकते। पर 14 साल के बाद अगर आपको लगता है कि चलो बस हो गया, अभी मुझे कंटिन्यू नहीं करना, सिविलियन में जाके मैं किसी दूसरा जॉब कर लूँ, या तो कुछ अपना बिजनेस डाल दूँ, या तो घर पे ही बैठूँ, तो फिर ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है। कम से कम 14 ईयर्स करने के बाद आप डिस्चार्ज हो सकते हो। ठीक है, सो दिस इज परमानेंट कमीशन एंड दिस इज शॉर्ट सर्विस कमीशन। चलो, तो एफकेट एंट्री जो है, यानी इस एग्जाम को अगर इसको आप प्रिपेयर करते हो, इस अभी देखो यहाँ पे मुझे जगह नहीं मिली सिलेबस लिखने की, तो सिलेबस आपका तो आसानी से मिल जाएगा। नोटिफिकेशन मैं भी डाल दूंगा। सोच रहा हूँ कि ग्रुप बना लूँ व्हाट्सएप का और उसमें नोटिफिकेशन डालूँ, क्योंकि हर एक को नोटिफिकेशन भेजना पॉसिबल भी नहीं होता। तो नोटिफिकेशन में आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, और इस वेबसाइट पे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे। पेपर एक बार ज़रूर देख लेना, ताकि आपको पता चले आप कहाँ पे हो। क्वेश्चन पेपर देखोगे तो पता चलेगा कि भाई मैं इस काबिल हूँ कि नहीं। अगर नहीं तो मैं तैयारी करूँ, कैसे करूँ, है ना, ये चीज़ें हैं। तो पहली एंट्री एफकेट वाली है, और इसमें पहली ब्रांच जो है फ्लाइंग है, फ्लाइंग ब्रांच। फ्लाइंग से ये तो पता ही चल जाएगा कि भाई ये हमको बनवा देगा फाइटर पायलट। ठीक है, तो इसमें लड़कियां भी है, मैन भी है, वुमेन भी है, दोनों भी है। पर लड़कियों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन है, 14 ईयर्स के बाद वो जा सकते हैं, और मैन के लिए परमानेंट कमीशन है। ओके, दे कैन स्टे देयर एज लॉन्ग एज दे वांट और टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट। और इसका जो एज क्राइटेरिया है वो होना चाहिए 20 साल पूरे और 24 साल से कम। अब नॉर्मली क्या होता है कि ये डेट दी जाती है, इंक्लूसिव होती है, दोनों भी डेट जरूरी है, कि एनीवन हु इज अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट फ्लाइंग, ही मस्ट बी बॉर्न बिटवीन 2nd of July 1998 टू 1st of July 2002। तो अपनी डेट चेक करवा लो, इसमें अगर वो बैठती है तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल है ये। अभी टेक्निकल जो बोलेंगे ना, तो हो सकता है कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड में भी रिपेयरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, मेंटेनेंस है, ये काम उनको करने पड़े, और वो हवा में नहीं उड़ेंगे। दे वोंट बी फ्लाइंग अप इन द स्काई, बट दे विल बी रिपेयरिंग द प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, चॉपर्स। सो दिस इज ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल। परमानेंट कमीशन फॉर मैन एंड शॉर्ट सर्विस फॉर वुमेन, दोनों भी चलेंगे। ठीक है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, देखो भाई टेक्निकल है तो क्वालिफिकेशन भी टेक्निकल लगेगा, है ना। जैसे मैंने बोला इसका क्वालिफिकेशन क्या है, ये एक सवाल आपके मन में होगा कि भाई आप अगर कोई भी डिग्री करते हो, कोई भी बीए फ्लाइंग के लिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, या तो और कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी जो कि रिकग्नाइज्ड है यूजीसी से, 3 साल की डिग्री आप अगर कर चुके हो। पर देखो एक बात पक्की है कि इसमें जो 11th एंड 12th है ना, वो 11th एंड 12th तो उसमें मैथ्स और फिजिक्स भी कंपलसरी है। ठीक है, सो दिस इज इफ यू आर ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यू कैन अप्लाई फॉर दिस, बॉयज एज वेल एज गर्ल्स। ग्राउंड ड्यूटी को इंजीनियरिंग चलेगा। ठीक है, इंजीनियरिंग जो बच्चे हैं जिन्होंने 12 के बाद में इंजीनियरिंग की है, 4 साल का कोर्स, दे कैन अप्लाई फॉर दिस ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल। इसमें भी लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकती है। फिर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल है यानी यहाँ पे तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जरूरत है नहीं। सो दोज हु पोजेस अदर क्वालिफिकेशन अदर देन टेक्निकल, दे कैन अप्लाई फॉर दिस। मे बी बीकॉम है, बीए है ना, लॉ किया है, सो दे कैन अप्लाई फॉर दिस ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। देखो भाई कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा एक ये होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एकदम जो सीनियर हेड है उससे लेके, जैसे हमारे एयर चीफ मार्शल है, वो तो हेड हो गए, है ना, एयर चीफ मार्शल हेड हो गए इंडियन एयरफोर्स के। उनके ऊपर आ गए डिफेंस मिनिस्टर, है ना। अभी तो चीफ ऑफ आर्मी भी है, फिलहाल 1-2-3 साल से क्रिएट हुआ है, चीफ ऑफ आर्मी है। फिर तीनों चीफ है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, और फिर बाकी है तो प्रेसिडेंट के बाद में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एंड देन एयर चीफ मार्शल। तो उसके बाद में तो बहुत सारे लोग हैं।
कोई पायलट है, कोई इंजीनियर है, कोई अपना शेफ है, कोई लॉ, कोई एडवोकेट है, कोई क्लरिकल में है ना, कोई डॉक्टर है, ये सब लोग है ही इसी में, ठीक है। सो तो ये जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो ये है वैकेंसीज है, तो वो एक इसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें नॉन टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए। और जो आपकी एज होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे 2 साल ज़्यादा है, 20 to 26, यानी 26 से ज़्यादा नहीं और 20 से कम नहीं। अदरवाइज यू कैन सी दिस वन, born between 2nd of July 1996 to 1st July 2002। बाद में एनसीसी एंट्री है, एनसीसी। अभी एनसीसी शायद से एक देखो हमारा 3rd लाइन ऑफ डिफेंस है ये एनसीसी, ठीक है। तो एनसीसी इंडियन नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है ना, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। बच्चों को खास करके मिलिट्री एजुकेशन देने के लिए, उनमें पैट्रियटिज्म इनकलकेट करने के लिए, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज इनकलकेट करने के लिए। और हो सकता है कि ऐसा वक्त आ जाए कि जब हमको इनकी ज़रूरत पड़े, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स और पैरामिलिट्री के बावजूद, तो ये देश के काम आ सके। इसलिए कुछ सालों पहले, काफ़ी सालों पहले एनसीसी शुरू हुआ, और मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स में क्या है कि ज़्यादातर बच्चे ये जानते हैं कि भाई आर्मी विंग होता है, तो इसमें 3 विंग होते हैं, आर्मी विंग, एयर विंग और नेवल विंग, 3 विंग होते हैं। एनसीसी ही है पर 3 विंग है। तो ये जो एनसीसी है ना, ये सी सर्टिफिकेट होल्डर पर कौन सी एंट्री है, ये एनसीसी एंट्री एयर विंग वाली। यानी कोई भी चाहता है कि मैं इस एंट्री के थ्रू अप्लाई करूं, तो ये ज़रूरी है कि वो बच्चा सी सर्टिफिकेट होल्ड करता हो, वो भी एयर विंग का, आर्मी का या तो नेवल विंग का नहीं, एयर विंग का। तो ये भी फ्लाइंग में जा रहा है। उम्र ये और ये सेम ही है, ठीक है। यानी पेपर भी यही रहेगा, इनको पेपर ये रहेगा, इनको भी पेपर ये रहेगा, ठीक है। इनको दोनों को पेपर ये, और इनको फ्लाइंग को ये पेपर ऑफ कैट में, ठीक है। अब लास्ट एंट्री जो है वो मेट्रोलॉजी एंट्री। मेट्रोलॉजी, व्हाट इज मेट्रोलॉजी? मेट्रोलॉजी इज द डिपार्टमेंट विच नॉर्मली forecast the weather, okay? It is very important for Indian Navy as well as Indian Air Force। आर्मी को नहीं है उतना, पर इंडियन नेवी को और इंडियन एयरफोर्स को। हाल ही में आपने देखा कि 2 साइक्लोन्स आए थे, यास आया था ईस्टर्न कोस्ट पे और ताउते आया था वेस्टर्न कोस्ट पे। तो ये ज़रूरी होता है कि उनका एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो, और इसमें क्वालिफाई होने के लिए यू नीड टू बी ग्रेजुएट में बी विथ स्टैटिस्टिक, फिजिक्स, जियो फिजिक्स और कई सब्जेक्ट्स है, मैं लिख नहीं पाया इधर। और सीधा बीएससी मेट्रोलॉजी भी जो आईएमयू से कर सकते हो आप, या तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी है। अच्छा कोर्स है, खास करके लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छा कोर्स है ये। वो भी ग्राउंड ड्यूटी ही है, उनका काम है कि भाई वेदर फोरकास्ट करना और इनको बताना कि भाई प्लेन उड़ सकता है नहीं उड़ सकता है, शिप किधर जा सकता है नहीं, यानी वार्निंग्स देना, फोरकास्ट देना, अंदाज़ा लगाना, ये सब चीज़ें। सो मेट्रोलॉजी इज द 3 years कोर्स विच यू कैन डू। यू कैन ऑल्सो डू पीजी इन दिस, बट डेफिनेटली वेरी जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीएससी मेट्रोलॉजी 10-12वीं के बाद में, ठीक है। और अलग अलग सब्जेक्ट्स स्पेशलाइजेशन, जैसे मैंने बोला स्टैटिस्टिक भी चलेगा बीएससी, जियो फिजिक्स भी चलेगा, शायद ज्योग्राफी मैथमेटिक्स भी चलेगा, फिजिक्स भी चलेगा। वो बच्चे ये इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि बीएससी मेट्रोलॉजी ही होना चाहिए। आप एक बार अगर इस पे विजिट करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या तो नोटिफिकेशन मैं भेज दूंगा। दूसरी बात मैंने बोली कि नोटिफिकेशन भेजने के लिए मैं हो सकता है कि एक ग्रुप क्रिएट करूँ, तो मेरे नंबर पे आप अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ताकि मैं नोटिफिकेशन आपको दे सकूँ। हर एक को भेजना पॉसिबल नहीं है। तो ये मेट्रोलॉजी की जो एंट्री है वो ग्राउंड ड्यूटी है और नॉन टेक्निकल है। तो इसमें उम्र होनी चाहिए इसके बराबर 20 से 26, बॉर्न बिटवीन 2nd जुलाई 1996, 1st जुलाई 2002। तो 30 जून इज द लास्ट डेट टू अप्लाई। यह है वेबसाइट। इसके अलावा और एक वेबसाइट है शायद www.afcat, वो भी आप वहाँ पे भी, लेकिन कहीं भी आप चले जाओ, रजिस्ट्रेशन पहले करो फिर आप फॉर्म भर पाओगे, अन्यथा फॉर्म भर नहीं पाओगे।
ओके, ये बात याद रखो। सेम SSR के बारे में हो रहा है, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के बारे में हो रहा है। वहाँ एक मसला और भी है, वी हैव द प्रॉब्लम विद आवर रिजल्ट्स दिस ईयर, ओके, एट द रिजल्ट्स आर नॉट डिक्लेयर्ड एंड I am too in a fix, means I am also confused because I don't know what government will, when government will declare result, and second thing, they are asking for marks. Okay, maybe you will have to contact them through email or a landline number is given, helpline. You can ask them that this is the situation in Maharashtra, what should we do? और CBSE का भी तो रिजल्ट नहीं आया है ना, तो हो सकता है एक्सटेंशन मिल जाए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो करवा लो, ठीक है, तो इसके लिए भी वही करना पड़ेगा। तो ये था आज का सेशन जिसमें मैंने आपको AFCAT के बारे में बताया। हर साल एग्जाम होगी, हर साल आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए, चाहे वो फ्लाइंग हो, ग्राउंड ड्यूटी हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, या तो फिर NCC एंट्री हो, तो मेट्रोलॉजिकल एंट्री हो। काफ़ी अच्छी एग्ज़ाम है जो आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करेगी। डिफ़िकल्ट ज़रूर होगी थोड़ी बहुत, लेकिन शुरुआत अगर आप करें तो काफ़ी टाइम आपके पास है, ठीक है। जैसे मान लो BSc कर रहे हो, तो जो बच्चा 12th में FY से शुरू कर दे इसकी पढ़ाई 3 साल के बाद, तो पास हो जाएगा। ये अब जो ग्रेजुएट है वही कर सकते हैं, लेकिन आप 3 साल के बाद तो क्वालिफाई हो जाओगे। चलो, सो दिस वॉज द सेशन, सो थैंक्स अ लॉट अगेन एंड आई होप यू like it, then subscribe it and do recommend this चैनल टू योर फ्रेंड्स। आपके कुछ जैसे मैंने बोला क्वेरीज होंगे तो डेफिनेटली मुझे भेजिए 9595512121 पे, जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और कोशिश करूँगा सबके मैं आंसर्स दूँ। हो सकता है कभी ना दे पाऊँ, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, फिल अप द फॉर्म, read the instructions, read the extra instructions, keep documentation ready and do well, prepare well and crack the exam and be the part of Indian Air Force. Thank you so much. Have a nice day.